तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण को समझने वाले हैं। इसके पहले हम लोग इसी चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को समझे थे। तो आज हम लोग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गोलीय दर्पण, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय जो है ये कांच का एक गोला होता है। अब कांच का मतलब क्या हुआ कि जो पारदर्शी हो, जिससे आर पार दिखाई देता हो। तो अगर उसी तरह कांच का अगर गोला हो तो उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए उसको दर्पण कैसे बनाया जाएगा इसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये एक गोला है, ठीक है। अगर हम इस गोले को दो बराबर भागों में इसको काट दें, ऐसे दो बराबर भागों में काटेंगे तो एक इस तरफ प्राप्त होगा और एक गोला अर्ध गोला जो है इस तरफ प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये दो हमारे पास जो है दर्पण हो गया। और ये जो है गोला किसका था, तो कांच का गोला था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको ही जैसे हम लोगों ने दो भागों में बांटा तो हमें जो है दो अर्धगोला प्राप्त हुआ और यही जो है दो दर्पण हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर ऐसे केवल काट देने से ये दर्पण प्राप्त नहीं होगा, इसमें जो है कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। चेंजिंग क्या करना है, अब ये गोला जो है पहले से कांच का था और कांच जो है पारदर्शी था, आर पार दिखाई देता था। लेकिन दर्पण में तो आर पार दिखाई नहीं देता है। तो ये जो हमें दो प्राप्त हुआ है अर्धगोले, इनमें जो है हम लोग लेप लगाएंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो है दायां तरफ से लेप लगाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। किसी भी दर्पण में अगर लेप लगाना हो तो कहाँ से लगाते हैं, दायां तरफ से। बायां तरफ से साइंस में लेप नहीं लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये वाला जो दर्पण है इसका दायां तरफ इधर हो जाएगा, तो इधर हम अगर लेप लगा दें तो यहाँ पर देखिए लेप लग गया। अब इस साइड से जब लेप लग गया तो प्रकाश को जब भी भेजा जाएगा तो अब इस साइड से भेजना होगा हमेशा, क्योंकि इस साइड से तो लेप लग गया है दायां साइड से, तो प्रकाश भेजेंगे बायां साइड से। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये भी जो दर्पण हमें प्राप्त हुआ है, ये कांच का जो अर्ध टुकड़ा है, इसमें भी हम लोग दायां तरफ से लेप लगाएंगे। तो इसे हम दायां तरफ से इसमें लेप लगा दिए, ठीक है। जब इस साइड से लेप लग गया इसमें, अब प्रकाश को भेजना हो तो हमें इस साइड से भेजना होगा, क्योंकि इस साइड जो है लेप नहीं लगा है, तभी हम इस साइड से प्रकाश भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। अब जैसे ही लेप लगा देते हैं, जैसे ही इस गोला के दो टुकड़ा किए और दो टुकड़ा करने के बाद दोनों में हम लोग जो है दाएं बगल से लेप लगा दिए। अब जो ये वाला दर्पण है, इस दर्पण को कहा जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण के नाम से जाना जाएगा। और इस वाले दर्पण को कहेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखिए अब पूछा जाए एग्जाम में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहा जाएगा, तो ध्यान से देखिए। इस वाले दर्पण में हम लोग दाएं बगल से लेप लगा दिए, तो ये जो धंसा वाला सतह है यही बच गया प्रकाश भेजने के लिए, क्योंकि इस साइड से तो लेप नहीं लगा है, तो इसमें इस साइड से लेप नहीं लगा है और ये इसका धंसा हुआ सतह है। तो अवतल दर्पण का जो प्रकाश भेजने वाला सतह होता है वो धंसा रहता है। कैसा रहता है, तो धंसा रहता है। मतलब यही परावर्तक सतह है, प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएगी और टकरा के वापस चलेगी, तो यही क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। और ये परावर्तक सतह जो धंसा हुआ है, तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा होता है। अब देखिए इस दर्पण को कहा जाएगा उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसमें दाहिने साइड से जो है लेप लग गया, यानी इधर से जब लेप लग गया तो प्रकाश को इधर से भेजेंगे, इधर से प्रकाश जाएगा और टकरा के वापस लौट जाएगा। तो देखिए जो प्रकाश जाके टकरा के वापस लौटा, तो ये वाला जो सतह है, प्रकाश जाके टकरा के लौटने वाला जो सतह है ये उठा हुआ है। तो अवतल उत्तल दर्पण जो परावर्तक सतह होता है वो उठा रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। परावर्तक सतह उत्तल दर्पण का क्या रहता है, उठा रहता है, और अवतल दर्पण का क्या रहता है, धंसा रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि गोला का जो है दो टुकड़ा है, अर्ध गोला दो है यहाँ पर। तो इसमें जो है दाहिने तरफ से दोनों में लेप लग गया है। और जो देखिए यहाँ पर जो इस साइड से है, ये धंसा हुआ जो सतह है ये अवतल दर्पण का हो जाएगा, क्योंकि इधर ही से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो, देखिए इधर से ही प्रकाश को हम लोग भेजेंगे, इसमें इधर से प्रकाश को भेजेंगे, तो ये परावर्तक सतह है, तो ये क्या है, धंसा है। तो धंसा रहेगा तो अवतल दर्पण, अगर परावर्तक सतह उठा रहेगा तो उसको हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट है कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न बिंदु। देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, सब जानना पड़ेगा आपको कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है,
और वक्रता केंद्र क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपको लिखने के लिए आता है 5 नंबर में, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। आइए हम लोग जो है एक एक करके इसको समझते हैं। बहुत आसान है इसको समझना, कोई इसमें रॉकेट नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सब जो है एक एक करके क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपने जो है एक कांच का गोला बनाया, ठीक है, और आप लोग वृत्त के बारे में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी आप लोग वृत्त के बारे में समझे होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, तो वृत्त के ये बीचों बीच जो एक पॉइंट हम बना देते हैं, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो केंद्र बोला जाता है। इसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये कांच का एक गोला है, कांच का ये गोलीय दर्पण है और इसका ये केंद्र है, तो इस केंद्र को जो है वक्रता केंद्र कहा जाता है। इस केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग, तो वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। जो वृत्त का केंद्र होता है, तो ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र है इसको हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। ये आप समझ गए। अब देखिए, इसी वक्रता केंद्र को अगर मान लीजिए इस जो गोलीय दर्पण है इसको अगर हम दो बराबर भागों में इसे बांट देते हैं, ऐसे दो बराबर भागों में अगर हम इसको बांट दें, तो जो ये लाइन बांटा गया है इसको कहा जाएगा प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो प्रधान अक्ष के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और अभी आप लोगों ने देखा कि जो गोलीय कांच का गोलीय दर्पण था उसको बराबर दो भागों में बांटा गया। तो जब इसको बराबर दो भागों में बांटते हैं तो दो हमें अर्धगोला ऐसे प्राप्त होते हैं। ऐसे प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो दो हमें अर्धगोला प्राप्त होते हैं और इधर अगर हम लेप लगा देते हैं तो इसका जो परावर्तक सतह धसा है तो इसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और इधर से इसको लेप लगाएंगे दाहिने बगल से तो इसका परावर्तक सतह ये वाला हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है उठा हुआ है तो इसको उत्तल दर्पण कहेंगे। तो यही दोनों तो इसमें से निकला है, ये दोनों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण इसी गोला को काटने के बाद निकला है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर इधर से हम लेप लगा दें इसमें, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो भाग है ये अवतल दर्पण है। अगर इसमें हम इधर से अंदर के माहे लेप लगा दें तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है उत्तल दर्पण है, ठीक है। और यहाँ से हम बीचों बीच अगर लाइन खींच देते हैं, एक प्रधान अक्ष खींच देते हैं, तो अब देखिए ये वाला जो अवतल दर्पण है, ये वाला अवतल दर्पण, इसके बीचों बीच यहाँ पर पॉइंट एक बना, और ये वाला जो उत्तल दर्पण है इसको बीचों बीच यहाँ पर एक पॉइंट बना। तो देखिए ये जो अवतल दर्पण के बीचों बीच पॉइंट बना इसी को कहा जाता है ध्रुव। इसी को क्या कहा जाता है, ध्रुव, ठीक है। तो कहा जाएगा कि दर्पण जो ये तो दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो और ये भी दर्पण है यानी ये उत्तल दर्पण है, तो दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं। ये भी दर्पण है तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव। और ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा रह जाएगा पी, ये भी क्या है, पी है, यानी दर्पण का ये ध्रुव है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है और प्रधान अक्ष क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ये जो गोला है, गोला का ये केंद्र है, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब आप पढ़े होंगे वृत्त में कि अगर ये मान लीजिए वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है और केंद्र से कहीं भी अगर हम परिधि पर, कहीं भी अगर हम परिधि पर ऐसे रेखा खींचते हैं तो ये क्या होता है, त्रिज्या इसको कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या के नाम से जानते हैं। वृत्त में आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि केंद्र से कहीं भी लाइन खींचिए ये सब क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। तो जैसे ये गोला है, कांच का गोला है और गोला का ये केंद्र है, तो इस केंद्र से अगर हम ऐसे एक लाइन खींचते हैं तो ये त्रिज्या हुआ कि नहीं हुआ, ये गोला का त्रिज्या हुआ, बिल्कुल गोला का त्रिज्या होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाएगा। सिंपल वही है जो गोला में हम लोग पढ़ते हैं, सेम वही है, ठीक है। अब आइए हम लोग सबको जो है एक ही में करके समझते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए जो जो हम लोगों ने पढ़ा इस सब के सब जो है यहाँ पर बना दिया गया है। देखिए जैसे ये कांच का गोला है, ठीक है, और ये गोला के बीचों बीच केंद्र है, तो इस केंद्र को क्या कहा जाएगा, वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। अब ये जो कांच का गोला इसको दो भागों में बांटे तो ये दो हमें दर्पण प्राप्त होता है। एक दर्पण ये वाला है, दाहिने बगल से लेप लगा है लाल कलर से, और एक दर्पण ये वाला है, इसमें भी दाहिने बगल से लेप लगा है। दर्पण में हमेशा दाहिने बगल से ही लेप लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों तरफ से लेप लग गया। अब ये दर्पण का जो ये वाला दर्पण है अवतल दर्पण, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। यह भी एक दर्पण है,
जो कि इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, ये उत्तल दर्पण है। और इसका जो ये मध्य बिंदु है इसको भी क्या कहेंगे, ध्रुव यानी पोल के नाम से जाना जाएगा। इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं, पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। और इसके बीचों बीच जो है एक प्रधान अक्ष खींचा गया है, ये लाइन खींची गई है, इस लाइन को क्या कहा जाएगा, प्रधान अक्ष। ये भी कह सकते हैं प्रधान अक्ष को कि देखिए ये वाला जो दर्पण है, इस दर्पण का ध्रुव यहाँ पर है, और ये वाला जो दर्पण है अवतल दर्पण, इसका ध्रुव यहाँ पर है। और ये जो प्रधान अक्ष है ये दोनों ध्रुव को मिलाया है कि नहीं मिलाया है, इस वाले ध्रुव से खींचकर इस वाले ध्रुव को मिला दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, क्योंकि इस वाले दर्पण का ध्रुव और इस वाले दर्पण का ध्रुव दोनों को मिला दिया गया है इस रेखा से। तो दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहा जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा जो है समझ में आ गया होगा। अब जितना भी मैंने आपको बताया सारे परिभाषा जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से इसको जो है अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में इसको उतार सकते हैं। जैसे कि वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। सबका परिभाषा मैंने लिख दिया है और इमेज के साथ जो है इसको बना दिया है, तो आप इसको जो है अपने नोटबुक में उतार सकते हैं आसानी से। तो अब आइए हम समझते हैं गोलीय दर्पण की अन्य जानकारी। अन्य जानकारी में जो है बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है कि जैसे फोकस कहाँ पर होता है, फोकस दूरी कहाँ होता है, वक्रता केंद्र कहाँ होता है, इन सभी चीज़ों को समझना होता है। तो आइए हम लोग उसको समझते हैं पूरे अच्छे तरीक़ा से। देखिए अभी आप लोग पढ़ें कि ये जो है एक गोलीय है, गोलीय दर्पण है, ठीक है। और इसके बीचों बीच जो है ये प्रधान एक्सिस है, यहाँ पर आपको मिल गया वक्रता केंद्र हो गया, ये गोला का केंद्र है तो ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। और ये जो है ध्रुव हो जाएगा यानी पोल हो जाएगा, ये भी ध्रुव हो जाएगा यानी पोल हो जाएगा। अगर हम इसको दो बराबर भागों में बांट दें, ठीक है, तो जैसे ही दो बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें दो अर्धगोला प्राप्त होगा, ऐसे ऐसे प्राप्त होगा। तो ज़रा सोच के देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन, तो जब ये बाहर निकला अर्धगोला तो ये वाला लाइन भी तो बाहर इधर आएगा, ऐसे ऐसे बाहर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ जाएगा। ये भी देखिए कि ये वाला जब अर्धगोला यहाँ पर बाहर निकला, ये वाला जो अर्धगोला है ये बाहर यहाँ पर आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस केंद्र से लेकर यहाँ तक जो ये लाइन है ये भी तो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर ये बाहर निकल गया, निकला कि नहीं निकला। अब ज़रा सोच के देखिए ये वाला पॉइंट क्या था, वक्रता केंद्र था, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, क्योंकि यही आया है बाहर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाहर निकला तो ये यहाँ पर वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर निकला तो ये भी क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला कौन सा दर्पण है, इधर से अगर हम दाहिने बगल से लेप लगा दे तो मैंने आपको बताया था कि परावर्तन अब जो है धंसा हुआ भाग से होगा, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण होगा, अवतल। और इसमें जो है, इसमें भी अगर हम दाहिने बगल से लेप लगा दें तो इसमें परावर्तन उठा हुआ सतह से होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उ से उठा और उ से उत्तल, उठे हुए सतह से अगर परावर्तन हो तो हम उसको कहेंगे उत्तल दर्पण, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। तो देखिए ऐसा ही बनाया जाता है कि यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर क्या है, इसका वक्रता केंद्र है दर्पण का, ठीक है। अब देखिए और ये वाला जो है क्या है कि ध्रुव है यानी पोल है, इसमें भी ये वाला क्या है, ध्रुव है यानी पोल है। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में जो है फोकस होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस। और फोकस को बड़ा एफ से सूचित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है। वही इमेज जो है यहाँ पर है, देखिए एक गोला था, एक गोला को जब दो भागों में बांटा गया तो ये वाला निकला उत्तल दर्पण, ये वाला निकला अवतल दर्पण, ठीक है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र ये दोनों है, इसके बीच में क्या है, फोकस। ये भी ध्रुव और वक्रता केंद्र, इसके बीच में क्या है, फोकस। और फोकस को बड़ा एफ से सूचित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हम सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ये समझते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो है पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो ध्रुव से। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग कि ये वाला क्या है, ध्रुव है, तो कोई भी इधर दूरी मापना हो तो किससे मापा जाएगा, इसी ध्रुव के माध्यम से मापा जाएगा। अभी हम आगे बताएंगे। इसमें उत्तल दर्पण में अगर दूरी मापना हो तो कहाँ से मापेंगे, तो ध्रुव से मापेंगे। जो ये यहाँ पर ध्रुव है इसी ध्रुव से मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट कह रहा है कि फोकस यानी बड़ा एफ और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए
यहाँ पर एक हम अलग से जो है दर्पण बनाते हैं, ठीक है। और इधर दाहिने बगल से इसमें हम लेप लगा दिए, तो ये जो लेप लग गया ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, क्योंकि इधर से तो लेप लग गया, परावर्तन जो है धंसा हुआ भाग से होगा, तो ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं और ये क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। और ये मैंने आपको बताया कि वक्रता केंद्र है और इसके बीच में होते हैं फोकस, ठीक है। अब देखिए ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस इन दोनों के बीच जो दूरी है इसको कहा जाता है फोकस दूरी, क्योंकि ध्रुव से किसी भी दूरी को मापा जाता है, तो ध्रुव से इतना जो दूरी है इन दोनों के बीच में, इस दूरी को कहा जाएगा फोकस दूरी, क्योंकि यहाँ पर फोकस है। फोकस और ध्रुव के बीच जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को ध्यान रखिएगा कि फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित किया जाता है, और केवल फोकस कहेगा तो बड़ा एफ रहेगा, और फोकस दूरी कहेगा तो छोटा एफ रहेगा। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक फोकस और ध्रुव के बीच जो दूरी है इसको कहा जाएगा फोकस दूरी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण पर समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है, यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। जैसे फिर मैं एक दर्पण बना रहा हूँ और ये जो है अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। इधर से हम लोग लेप लगा दी, परावर्तन धंसा हुआ भाग से होगा तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। कैसा दर्पण होगा, अवतल, ठीक है। यहाँ पर ये प्रधान एक्सिस खींच दिए और ये जो है ध्रुव हो गया यानी पी हो गया, और ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर दर्पण पर कोई समानांतर प्रकाश की किरण आती है, देखिए ये प्रकाश की किरण हम दर्पण पर भेज दिए समानांतर, ठीक है। तो समानांतर अगर प्रकाश की किरण जा रही है दर्पण पर तो परावर्तन के बाद अब जाएगी, ये प्रकाश की किरण जब जाएगी तो दर्पण से टकरा के वापस लौटेगी, तो उसको कहेंगे परावर्तन। टकरा के वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है, हम लोग पहले ही वीडियो में समझे हैं। तो जब प्रकाश की किरण समानांतर आती है, देखिए समानांतर का मतलब एकदम बराबर गई है, ये इस वाले रेखा के एकदम बराबर है, तो इसको कहा जाएगा समानांतर। तो समानांतर जब प्रकाश की किरणें गई और टकरा के जब वापस लौटेगी तो ये फोकस से लौटेगी। कहाँ से लौटेगी, फोकस से लौटेगी। यही बात इसमें आपको समझना है कि यह प्रकाश की किरण ऐसे गई समानांतर और जब इस दर्पण से टकराई तो देखिए कहाँ से लौटी है, फोकस से लौटी है। और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण पर समानांतर जाती है तो टकराने के बाद कहाँ से लौटती है, तो फोकस से लौटती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तल दर्पण में भी इसको हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए कि ये जो है हमने उत्तल दर्पण बनाया, इधर दाहिने तरफ से इसमें लेप लगा दिया, ये प्रधान एक्सिस घेर दिया और ये जो है ध्रुव हो गया, पोल हो गया, ठीक है। इसमें जो है ये आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो जब अब देखिए इधर से तो लेप लग गया इसमें, अब प्रकाश इधर से आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर से लेप नहीं लगा है, उठा हुआ भाग से ही प्रकाश आएगा। तो इधर से जब प्रकाश भेजेंगे हम लोग समानांतर तो ये परावर्तन के बाद जो है ये फोकस से लौटेगी। परावर्तन के बाद कहाँ से लौट जाएगी, ये फोकस से लौट जाएगी, ठीक है। अब देखिए ठीक इसका विपरीत भी पूछा जा सकता है। जैसे फिर एक दर्पण बनाते हैं, जैसे ये दर्पण हो गया और ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये हो गया ध्रुव और यहाँ पर हो जाएगा फोकस और यहाँ पर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। अब कहेगा कि अगर फोकस से कोई प्रकाश की किरण जाती है, कहाँ से जाती है, फोकस से। जैसे ही फोकस से गई तो कैसे लौटेगी, तो समानांतर लौटेगी। कैसे लौट जाएगी, समानांतर। ध्यान रखिएगा कि जब समानांतर आएगी तो फोकस से लौटेगी, अगर जब फोकस से जाएगी तो समानांतर लौटेगी। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उसके बाद पॉइंट है कि दर्पण के सामने रखी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट एक बार में ही समझ लेंगे हम लोग। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब इमेज और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। देखिए वेरी सिंपल है। फिर हम लोग जो है एक दर्पण बनाते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग दर्पण बना दिए और ये दर्पण जो है हो गया अवतल दर्पण और ये प्रधान एक्सिस है और इसको कहा जाएगा ध्रुव यानी पोल और इसको कहा जाएगा फोकस और इसको कहा जाएगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है।
अब मान लीजिए कि दर्पण के सामने एक वस्तु ऐसे रखा गया है, ठीक है, ये क्या है, वस्तु रखा गया है, एक वस्तु है, दर्पण के सामने है ये वस्तु। अब इस वस्तु, यहाँ पर ये वस्तु हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ध्रुव हो गया। कोई भी दूरी मापना हो तो ध्रुव से मापेंगे। तो वस्तु, यहाँ पर वस्तु है, वस्तु और ध्रुव, ये जो ध्रुव है इनके बीच का जो दूरी है इसी को कहेंगे हम लोग वस्तु दूरी। इसको क्या कहा जाएगा, वस्तु दूरी। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है इसको कहेंगे वस्तु दूरी। ध्यान रखना है, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये यू हो जाएगा। ये बात आपका क्लियर हो गया। फिर अगर दूसरा देखें तो जैसे फिर एक दर्पण बनाते हैं, ये दर्पण हो गया, ठीक है, प्रधान एक्सिस हो गया, और ये ध्रुव हो गया, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है। अब इस वस्तु का प्रकाश गया इस पर, दर्पण पर, और दर्पण पर ये समानांतर गया है तो कहाँ से लौटेगा, फोकस से लौटेगा। अब फोकस से जब लौटा तो इसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना। अब जैसे ही यहाँ पर प्रतिबिंब बना तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब और ये जो ध्रुव है इन दोनों के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहा जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी। यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब और वस्तु इन दोनों के बीच की दूरी को कहेंगे प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो भी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं, छोटा यू। और जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसको भी से सूचित किया जाता है, ठीक है। वही बात देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं एकदम क्लियर। यहाँ पर एक जो है दर्पण बना है, ये अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है और वक्रता केंद्र है। यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, तो वस्तु और ध्रुव इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, वस्तु दूरी कहेंगे, इसे यू से सूचित करते हैं, यहाँ पर दिया गया है। वही देखिए कि जो यहाँ पर वस्तु रखा गया था उसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बन गया, ये क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है, ठीक है।